जय हिंद दोस्तों। तो चलिए आज फिर हम लोग बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 का मैथमेटिक्स का सेट देखते हैं। चूंकि अब एग्ज़ाम का डेट बहुत नज़दीक आ चुका है, मुश्किल से 5 6 से 7 दिन आपके पास है। और चूंकि 24 से जो डेट क्लियर हो चुका है, तो आइए हम लोग देखते हैं मैथमेटिक्स का सेट। सेट देखने से पहले ये आप लोगों के लिए मोटिवेशनल लाइन है। जीवन में असफलता मिलनी भी जरूरी है, क्योंकि असफलता ही आपको सफल होने के लिए कड़े परिश्रम करना सिखाती है। बिल्कुल सत्य बात है। जब तक आदमी असफल नहीं होता है, तब तक वो सफल भी नहीं होता है। वो सफल होने के साथ ही वो ये अपनी खामियों को देखता है कि क्या हमने जो है हमारे पास खामी रह गया, या हमारी जो है परिश्रम में क्या त्रुटि रह गया, जो कि हम असफल हो गए। और असफल व्यक्ति ही सफल की ओर चलता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं आगे सेट की ओर। यदि 250 मीटर लंबी एक ट्रेन एक खंभे को 12 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की गति क्या होगी? ये सबसे आसान क्वेश्चन है। इसको बेसिक पे आप बनाइए, आसानी से ये बन जाएगा। तो पार करती है तो ट्रेन की गति, चाल बराबर हमारे पास क्या होता है, दूरी बटे समय। तो दूरी हमारा क्या है, यानी ट्रेन की लंबाई ही दूरी हो जाएगा। चूंकि खंभे को पार कर रही है, ध्यान दीजिएगा, खंभा को पार कर रहा है तो इसका अपना कोई लेंथ नहीं होता है, ये दूरी नहीं होता है। तो ये ट्रेन जब पार करेगी तो अपने लंबाई को, इसको पार कर जाना ही जो है उसका दूरी होगा। तो ट्रेन की लंबाई पार करेगा, तो पार करने में लगा समय बराबर 12 सेकंड दिया हुआ है, ट्रेन की लंबाई दिया हुआ है, तो उसका गति पूछ रहा है। तो चाल बराबर दूरी बटे समय, 250 बटे समय कितना हो गया, 12 सेकेंड। चूंकि ये हमारा क्या है, मीटर पर सेकेंड निकल गया। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, ये मीटर पर सेकेंड हो गया, लेकिन आपका ऑप्शन खोज रहा है सब किलोमीटर प्रति घंटा में। तो हम बता चुके हैं, चूंकि बड़ी राशि में कन्वर्ट करना है तो बड़ी संख्या को ऊपर रखना है। 18/5 से इसको गुना कर दीजिए। तो 5 से काट दीजिए, बचे 25, यानी ये हो गया 50। और 6 दून 12, और 6 तिया 18, ये कट गया। 2 25 100, सॉरी 2 25 50, अर्थात 25 तिया 75 मीटर पर सेकेंड उसका, सॉरी 75 मीटर, 75 किलोमीटर पर आवर। चूंकि हम लोग 18/5 से गुना कर चुके हैं, इसलिए 75 किलोमीटर पर आवर। इसका ऑप्शन नंबर सी, सी फॉर चैलेंज फॉर यू। चलिए अगला क्वेश्चन। एक दुकानदार को 144 कुर्सियां को बेचने पर 6 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, उसकी हानि प्रतिशत क्या है? तो 144 कुर्सी बेचने पर, ध्यान दीजिएगा, तो 144 कुर्सी जब बेच रहा है और 6 कुर्सी के विक्रय मूल्य के बराबर उसे हानि हो रहा है, तो हानि होना क्या मतलब है कि हम कुर्सी अधिक खरीदे और बेचे क्या, कम। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया कि हमारा क्रय मूल्य क्या हो गया, 144 प्लस 6 कुर्सी, अर्थात हमारा क्रय मूल्य हो गया 150 कुर्सी, है ना। या ऐसा भी आप समझ सकते हैं कि 144 कुर्सी जो है हमने एक कुर्सी को बेचा कितना, 1 रुपये में। तो जो है 6 कुर्सी के बराबर आपका जो है हानि होता है विक्रय मूल्य के बराबर। तो 6 कुर्सी का विक्रय मूल्य 6 रुपया, 144 कुर्सी का विक्रय मूल्य 144 रुपया होगा। तो 100 क्रय मूल्य निकालिएगा तो क्या होगा, विक्रय मूल्य जोड़ हानि। तो इस तरह से हमारा जो है 150 रुपया जो है, या 150 कुर्सी हमारा क्या निकल गया, क्रय मूल्य। तो हानि, अब मूल्य के हानि हो रहा है तो उसका क्या पूछ रहा है, हानि प्रतिशत। तो हानि प्रतिशत बराबर हानि गुने 100, अर्थात कितना हानि हो रहा है, 6 कितने पे, 150 पे, आगुने 100। ये एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। अब 3 से भी काट सकते हैं, 5 से भी काट सकते हैं। 3 दूना 6, 3 पचे 15, 5 दूनी 10, अर्थात उसको 4% की हानि हुई। ठीक है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी, बी फॉर बेस्ट ऑफ लक। चलिए आज हम लोग तेजी में चलेंगे, चूंकि रिवीजन करना है, इसलिए आप वीडियो पॉज करके आप जो है देख सकते हैं, बाकी बात हम लोग चलते चलेंगे। एक टेलीविजन का अंकित मूल्य इसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है। यदि अंकित मूल्य पर 10% छूट दी गई हो तो लाभ प्रतिशत बराबर निकालें। तो हमारा क्या कर रहा है, अंकित मूल्य, तो यहाँ पे क्रय मूल्य मान लीजिए 100, तो हमारा मार्क प्राइस क्या हो जाएगा, एमपी जिसको कहते हैं अंकित मूल्य। तो 20% अधिक, तो अर्थात 100 प्लस 20, यानी 120 रुपये हो गया। अब जो है क्या है, 10% छूट दी गई, तो छूट किस पे दिया गया, 120 पे। तो छूट देने के बाद उसका सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, तो 120 और माइनस 120 का 10%, अर्थात 12 रुपये, अर्थात 108 रुपये में वो बेच दिया गया।
बातें समझ गए होंगे। क्रय मूल्य हमने 100 रुपया मान लिया तो उसका मार्क प्राइस 20% अधिक अंकित कर दिया गया, तो 20% अधिक होने का मतलब 120 रुपया, और 10% इस पे छूट मिला किस पे, तो सेलिंग प्राइस पे, तो 120 का 10% निकालेंगे तो 12 रुपये होगा, इसलिए 108 रुपया हमारा सेलिंग प्राइस। अभी इस दोनों का कंपेरिजन कर दीजिए तो क्या हो गया, 108 रुपये में हमने बेचा कितने का चीज, 100 रुपये में, इसलिए 8% का हमारे पास क्या हो गया, लाभ, ये 8% का लाभ। इस तरह से ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन। पिछले चुनाव में किसी निर्वाचन क्षेत्र में दो प्रत्याशियों के बीच सीधी टक्कर हुई। एक प्रत्याशी 40% वोट पाने के बाद भी 10,000 मतों से पराजित हुआ। कुल वैध मतों की संख्या क्या थी। ये चुनाव पे आधारित क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्या है, 40% एक पाता है और 10,000 मतों से जो है चुनाव हार जाता है, पराजित होना, हार जाना। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, हमेशा जो है दो प्रत्याशियों के बीच में, यहाँ पे क्वेश्चन जो दे रखा है, दो प्रत्याशियों के बीच में जो है ये कर रहा है, तो एक प्रत्याशी का देगा, दूसरा आपको गौन रखेगा, तो जो कि आपको खोजना है। तो हमेशा हम लोग 100% वोटर पे या वोट पे गणना करेंगे। तो हमारा वोट 100% था, तो उसमें एक लाया कितना, 40% दिया हुआ है जो कि, तो दूसरा कितना लाएगा, 60%, है ना। ये 40% हारने वाला है, जीतने वाला 60%। दोनों का मार्जिन क्या हो गया, डिफरेंट, यानी दोनों का डिफरेंट 20%। 20% से कोई हारा या कोई जीता। हारने वाला क्या कहेगा, 20% से हम हार गए, जीतने वाला क्या कहेगा, 20% से हम जीत गए। ठीक है, तो यहाँ पे यही 10,000 वोटों का पराजित होना, यानी ये डिफरेंट अंतर दिया हुआ है, तो अर्थात 20% के बराबर जो है डिफरेंट, वास्तविक रूप में कितना वोट का, 10,000 का आपका डिफरेंट दिया हुआ है। तो आप पूछ रहा है कि कुल वैध मतों की संख्या, तो कुल वैध इसमें वैलिड इनवैलिड हुआ नहीं है, इसलिए 100% वोटर मेरे पास था, तो 100% का मान यहाँ पे निकाल दीजिए। 100% का मतलब 20 का 5 गुना, तो ये 10 का 5 गुना यानी 50,000। ये 50,000 वोट आपका कुल वैध था। यहाँ से सीधा सीधी देखना है, 20 का 5 गुना है तो 10,000 का 5 गुना 50,000। ऑप्शन नंबर सी, C4 चैलेंज फॉर यू, यानी कि 50,000 कुल वोट की संख्या जो था, या कुल वोटर जो थे वो 50,000 थे। चलिए अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, 5 साल के लिए प्रतिवर्ष 9% सरल ब्याज पर निवेश किया गया। रुपये एक्स उतनी ही ब्याज पैदा करता है जितना रुपये वाई के निवेश पर 4 साल के लिए प्रतिवर्ष 7.5% सरल ब्याज मिलता है। एक्स अनुपात वाई खोजें। यहाँ पे एक्स अनुपात वाई आपको खोजा जा रहा है कि एक्स अनुपात वाई का मान क्या होगा, और ये है क्या, सिंपल इंटरेस्ट का ये क्वेश्चन है। तो चलिए इसको लगाइए आप लोग, हम लोग देखते हैं। तो 5 साल के 9% सरल ब्याज पे निवेश किया गया, और एक्स रुपये उतने ही ब्याज पैदा करता है जितना वाई रुपये निवेश पर 4 साल के लिए प्रतिवर्ष 7.5% सरल ब्याज मिलता है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ जो पहला एक्स रुपये का अगर हम लोग ब्याज निकालेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स गुने 5 गुने 9%। ठीक है, और जो है वाई रुपये निवेश करेंगे तो उसका जो ब्याज हम लोग निकालेंगे तो क्या होगा, वाई गुने 4 गुने 7.5%, 7.5%। और यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा, उतना ही ब्याज पैदा करता है जितना कि वाई इतना निवेश पे, यानी दोनों ही क्या है, बराबर है आपस में। जो भी ब्याज इससे मिलेगा, एक्स रुपये का 5 वर्ष में 9% पे, वाई रुपये का 4% 7.5% 4 वर्ष में, दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। दोनों का ब्याज आपस में बराबर होगा। अब इसको जो है रेशियो में आप बदल दीजिए, तो यहाँ परसेंट से परसेंट खत्म हो जाएगा। अब जो क्या होगा, जो एक्स का चीज है वो एक्स के साथ होता नहीं है ना। रेशियो और एंड प्रोपोर्शन में आप पढ़ चुके हैं, जो एक्स का गुणक है वो एक्स का नहीं होगा, जो वाई का गुणक है वाई का नहीं होगा। अर्थात एक्स बटे वाई हमारे पास क्या होगा, एक्स का गुणक क्या है, 9×5 = 45 है, तो ये हमारा वाई का हो जाएगा, और वाई का गुणक क्या है, ये गुना कर दीजिएगा, 7×4 = 30 हो जाएगा। ठीक है, 30/45, अर्थात इसको आप काट दीजिए कितना से, 5 से ही काटिए, 5×6 = 30, 5×9 = 45, और फिर 3 से काट दीजिए, 3×2 = 6, 3×3 = 9, अर्थात x अनुपात y आपके पास चला आया क्या निकल के, 2:3। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर सी, C4 चैलेंज फॉर यू। बातें समझ चुके होंगे, ये उसका ब्याज है और ये इसका ब्याज है, दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। तो बराबर होने के बाद x/y यानी x अनुपात y आपका खोज रहा है, तो x/y हम लोग निकाल दिए यहाँ से, और चूंकि आप जानते हैं कि x का जो गुणक होगा वो y के सामने चला जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कीजिएगा तो भी वही बात आएगा, x अनुपात y = 2:3। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग।
देखिए यहाँ पे क्या है, अर्जुन पुणे से गोवा की 1000 किलोमीटर की दूरी 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है और वापसी की यात्रा 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है। उसकी पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत गति क्या है? ये एवरेज गति पूछ रहा है यहाँ, एवरेज जो है उसका चाल क्या है, स्पीड क्या है, ये पूछा जा रहा है। ये चाल दूरी का जो है क्वेश्चन है। तो जब दो चाल से कोई भी आदमी चले, x किलोमीटर जाए और y किलोमीटर क्या है की चाल से चलता हो, जब दो चाल से चलता हो तो उसका एवरेज जो है हम लोग क्या निकालते हैं, औसत गति बराबर 2xy बटे x प्लस वाई। ठीक है, यहाँ दूरी से कोई मतलब नहीं होता है। जब दो चाल से हम लोग चलते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा से और y किलोमीटर प्रति घंटा से वापस आते हैं तो इसका एवरेज जो हम लोग चाल निकाल देते हैं 2xy बटे x प्लस वाई। अर्थात यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा है तो 2 गुने 4 और y 3 किलोमीटर से आ रहा है गुने y, सॉरी y का मान 3। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 प्लस 3, यही आपका जो निकलेगा रिजल्ट हो जाएगा 2 गुने 4 गुने 3 बटे ये क्या हो गया 4 3 7, अर्थात 4 दूना 8 या 24 बटे 7। इसको कन्वर्ट कर दिए तो 7 या 21, 7 चौके 28, 1 7 या 21, 21 और 3 24, 7 चौके 28, 2 30 और क्या हो जाएगा 7 या 21, 3 24, 7 चौके 28, 2 बचा 7 या फिर 21 नहीं लगेगा, 7 दूना 14, 24 6 हो जाएगा, 7 7 49, 7 8 56, 3.428 किलोमीटर प्रति घंटा। अर्थात आपका ऑप्शन जो है जो नज़दीक जा रहा है 3.43 के नज़दीक जा रहा है, तो अर्थात ऑप्शन बी फॉर बेस्ट ऑफ लक। चलिए, ये बातें आप समझ चुके होंगे। चूंकि x किलोमीटर और y किलोमीटर प्रति घंटा दो चाल से कोई भी आदमी चलता है या जाता है और आता है तो उसका सीधी सी जो है यहाँ पे 2xy बटे x प्लस वाई कर देते, एवरेज चाल यही निकलता है। पे क्या है, जब एक प्राकृत संख्या को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेष 4 बचता है, जब 2n को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेष क्या बचेगा। ठीक है, यहाँ पे जो है प्राकृत संख्या की बात कर रहा है और 5 से विभाजित कर रहा है, तो 5 से विभाजित करने के लिए सबसे छोटी सी छोटी संख्या जो कि 4 हमको शेष दे, तो हमारे पास क्या होगा 9 होगा। ठीक है, इससे फिर अधिक आप जितना ले सकते हैं, 4 शेष छोटी सी छोटी संख्या हम ले रहे हैं जिसमें 4 शेष बचे, तो हमारा वो संख्या क्या होगा 9 होगा, जो 5 से भाग देने के बाद क्या है शेष 4 बचाएगा, 5 से भाग दीजिएगा तो 5 एकम 5 और शेष हमारा क्या बच गया 4 बच गया, है ना। एक मरते लगाएंगे और शेष हमारा 4 बचेगा, ये संख्या हमको निकल के क्या आया 9। अब इसी को कहता है कि 2n, यानी n की जगह पे 9 रख देंगे तो हमारे पास जो संख्या क्या बन के आएगा 18 बन के आएगा। तो 2 9 18, तो इसको 5 से अगर भाग किया जाए, कहता है कि उसी संख्या को 5 से भाग करने के बाद क्या शेष बचेगा, तो 18 में 5 से भाग दीजिएगा तो हमारे पास शेष क्या बचेगा, सॉरी 5 दिया 15, अर्थात हमारे पास शेष जो बचेगा वो 3 बचेगा। इस तरह से ऑप्शन नंबर बी फॉर बेस्ट ऑफ लक। आप 9 के बदले यहाँ पे दूसरी संख्या भी रख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं 9। अब 4 शेष बचाना है तो 14 भी रखिए, तो 14 रखने के बाद हमारे पास 5 दूना 10, 4 शेष बचेगा और फिर जो है 2 गुने 10 कीजिएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 गुने 14 कीजिएगा तो 28 हो जाएगा, तो 28 में फिर भाग दीजिएगा तो 5 चौके 20, 5 पचे 25, तो 25 में फिर 5 मरते लगेगा तो फिर शेष हमारे पास 3 ही बचेगा। इस तरह से हमारा जो शेष बचेगा वो 3 बचेगा। अगला क्वेश्चन पे देखिए, क्वेश्चन क्या है, चावल के मूल्य में 10% कमी हो जाने के कारण 2250 रुपये में 25 किलोग्राम चावल अधिक प्राप्त होता है, तो चावल का मूल्य प्रति किलोग्राम पहले कितना था। तो प्रारंभिक मूल्य बराबर ये होता है XR बटे Y गुने 100 प्लस माइनस R। X क्या है, X रुपये में ये रुपया है, R जो है क्या है हमारा प्रतिशत कमी या वृद्धि। ठीक है, और Y क्या है, ये किलोग्राम वस्तु कम या अधिक खरीदना, अधिक खरीदना। कहने का मतलब है x रुपये में R प्रतिशत कमी या वृद्धि के कारण x रुपये में y kg कम या अधिक खरीदते हैं, तो प्रारंभिक मूल्य बराबर XR बटे y गुने 100 प्लस माइनस R। अब क्या हो जाएगा, तो x का मान यहाँ पे क्या है x रुपये में, तो 2250 रुपये में
कितना आर प्रतिशत, तो आर प्रतिशत 10% की कमी बटे वाई, वाई का मान 25 किलोग्राम कम या अधिक वस्तु खरीद रहे हैं तो 25 गुने 100 प्लस माइनस आर, तो 10% जो है कमी, तो यहाँ माइनस लगाएंगे तो 100 माइनस 10, यही आपका जो है प्रारंभिक मूल्य निकल जाएगा। यहाँ पे देखिए 222.50 गुने 10 बटे 25 गुने 90, तो एक जीरो से एक जीरो काट दिए, 25 नमा 225, 9 से 9 कट जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 10 रुपये प्रति केजी। प्रारंभिक मूल्य जो था हमारा 10 रुपये प्रति केजी था, और घटा या बढ़ा हुआ मूल्य निकालने के लिए पूछे तो यहाँ पे प्लस माइनस नहीं लगाएंगे, सीधे 100 से भाग दे देंगे, तो जो है हमारा घटा हुआ या बढ़ा हुआ मूल्य निकल जाएगा। तो उस समय उस स्थिति में क्या निकलेगा, तो 100 कर देंगे तो 25 नंबर 225, 9 रुपये निकल जाएगा, ये हमारा घटा या बढ़ा हुआ मूल्य। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए फॉर अचीव योर गोल। चलिए, सुमित ने 60 प्रश्नों वाली गणित की एक परीक्षा में 75% अंक प्राप्त किए, उसने कितने प्रश्नों के उत्तर गलत दिए? तो 75% अंक प्राप्त किया, यानी 100 अगर रहता तो 75% वो प्राप्त किया, तो 100 में जो है 25% उसने क्या किया, गलत किया। ठीक है, सही किया ये और गलत किया ये। 25% सही किया, 100 में 25% गलत किया। तो 60 प्रश्न है, तो 60 प्रश्न में जो है टोटल 60 प्रश्न है, यानी 100 का मान 60 है, 100% का मान हमारे पास 60 दिया हुआ है, तो 25% गलत किया, तो 25% का मान आप निकाल दीजिए, तो 25% बराबर क्या हो जाएगा, 100% बराबर आपके पास है 60, तो 25%, तो ये क्या है, चौथाई भाग है, तो ये भी चौथाई भाग होगा, अर्थात 15 प्रश्न उसने गलत किए, 15 प्रश्न उसने गलत किया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी फॉर बेस्ट ऑफ लक। चलिए अगला क्वेश्चन, यदि 12 पुस्तकों का क्रय मूल्य 8 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ प्रतिशत क्या है? ये सब क्वेश्चन तो आप आसानी से बना सकते हैं, इसमें कुछ नहीं, 12 क्रय मूल्य है, 12 पुस्तकों का क्रय मूल्य 8 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पे 12 सीपी लिखिए बराबर 8 एसपी के बराबर, यहाँ पे सीपी बटे एसपी कर दीजिए, तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, सीपी बटे एसपी यानी 8/12, अर्थात एसपी के सामने वो विक्रय मूल्य हो गया और सीपी के सामने क्रय मूल्य हो गया, यानी 8 रुपये की चीज़ 12 रुपये में बेचा जा रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब लाभ, तो लाभ प्रतिशत बराबर लाभ कितना पे, 12 में से 8 गया 4, और कितना पे लाभ, तो 8 पे गुने 100, 4 दूनी 8, 2 50, 100, अर्थात 50% का लाभ। डी फॉर डाउट क्लियर, बातें समझ गए। 12 क्रय मूल्य, 12 पुस्तकों का क्रय मूल्य, तो सीपी लिख दिए 8 बराबर 8 एसपी, 8 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर, तो सीपी बटे एसपी कर देंगे यहाँ से, तो जो इसका जो गुणक है वो इसका है नहीं, ये क्या हो जाएगा, सीपी 8 हो जाएगा और एसपी यहाँ से 12 निकल जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे एसपी ग्रेटर देन सीपी, तो विक्रय मूल्य अधिक है क्रय मूल्य से, तो इसलिए जो यहाँ लाभ होगा, तो लाभ क्या होगा, 12 माइनस 8, और क्रय मूल्य कितना 8 पे, तो 4 गुने 100/8 यानी कि 50% का लाभ। चलिए 18, 33 तथा 37 का लॉसो निकालें। यहाँ पे थोड़ा सा गलती लिखा हुआ है, टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, 18, 33 तथा 37 का लॉसो निकालें। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग क्या कर सकते हैं, 18, 33 और 37 का यहाँ पे कह रहा है लॉसो बताना है आपको। तो लॉसो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे बड़ी संख्या को देखेंगे, तो बड़ी संख्या हमारा क्या है, 37 है, तो ये क्या है, अभाज्य संख्या है, ये किसी से भाग नहीं जाएगा। तो फिर अब इसमें जो है 33 लाना है, तो 33 लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 11 गुने 3 करेंगे, और फिर 18 लाने के लिए 3 गुने 6 करना है हमको। तो ये अब जो है इसका लघुत्तम समावर्तक यही निकल के आएगा। तो क्या होगा, अब जो है गुना कर दीजिए, तो गुना करने के लिए 11 का गुना 37 से पहले कर देते हैं, या जैसे भी आपको गुना करना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, तो ये 7 हो जाएगा, और 7 3 10, 7 3 10 के 0, यानी कि बाकी 1 रहा, और 3 का कोई पड़ोसी नहीं, तो 3 1 4, 407 गुने ये हो जाएगा 18, सॉरी 11 से तो हम लोग कर ही चुके हैं, अब 18 से गुना कर देना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 18 से आप 407 में गुना कर दिए, 18 से 26 से 126 के 26, बाकी हाथ में 1, 18 चौक 72, 1 73, अर्थात इसका ऑप्शन आ गया आपका डी फॉर डाउट क्लियर। ये गुना करने का तरीका है, सबका अपना अपना है, जिस तरह से आप कर सकते हैं। नहीं तो एक सिस्टम और है, क्या है, अगर गुना करने में आपको भास्ट लग रहा हो तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, जो है यहाँ पे आपको डिजिटल सम का भी उपयोग कर सकते हैं। तो डिजिटल सम में क्या करेंगे हम लोग, देखिए 7 3 10, 10
यानी 10 क्या हो गया, 1 और 0 यानी 1, 1 1 2, ये 2 हो गया, और ये क्या हो गया, 3 हो गया, और ये 6 हो गया। अब सबको गुना कर दिए तो 2, 1 गुने 2, 2 तिया 6, 6 छक 36, 36 का मतलब हुआ 3 जोड़ 6 बराबर 9। डिजिटल सम में ये 9 हो गया। अब ध्यान दीजिएगा कि सभी जो है आप ऑप्शन को चेक कीजिए, जिसका डिजिटल सम 9 हो जाएगा वही आपका उत्तर हो जाएगा। ये हुआ क्या, 7 और 3 10। डिजिटल सम में सभी संख्याओं को जोड़ करके एक संख्या बनाते हैं। तो 7 3 10 होगा, तो 10 में फिर 1 और 0 को जोड़ देंगे तो 1 होगा, 1 1 2 हो गया, ये 3 का 3 हो गया, ये 6 का 6 हो गया। तो सबको अब आपस में गुना है तो 2 को 1 से गुना करेंगे, 2 2 तिया 6 और 6 छक 36, 6 छक 36, 36 को फिर जोड़ करके 3 + 6 9 हो गया, डिजिटल सम 9 हो गया। अब यहाँ पे चेक करें, 4 2 6 4 2 6 4 10 है ना, 10 2 12, 1 1 2 1 3, इसका डिजिटल सम 3 हो जाएगा। 4 2 6 4 10 2 12, 12 का मतलब 3 हो गया, और 2 3 2 2 4 2 6, 6 का मतलब ये 6 हो गया, 4 1 5 और 8 5 13, या 8 1 9 काट दीजिए तो इसका निकल गया डिजिटल सम 4, और ये क्या हो जाएगा, 6 2 7 2 9 खत्म हो जाएगा, और 3 और 6 9 अर्थात 9। इसका मतलब हो गया डिजिटल सम 9 या 0, 9 के बराबर 0 भी लिखते हैं या इसके बराबर 0 भी करते। तो इसका डिजिटल सम 9 निकला, इसका भी 0 निकला, या 0 9 लिखिए या 0 लिखिए, बात बराबर है। इसका मतलब हो गया डी नंबर ऑप्शन आपका हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। राहुल किसी कार्य को 20 दिनों में तथा श्याम 25 दिनों में पूरा करता है। दोनों ने कार्य एक साथ शुरू किया था, 5 दिन एक साथ कार्य किया। इसके बाद श्याम बीमार हो गया तथा राहुल ने अकेले ही कार्य किया, वह कितने दिन में शेष कार्य पूरा करेगा। चलिए ये हमारा जो है टाइम एंड वर्क का हिसाब है, तो चलिए देखते हैं इसको। क्या है, राहुल और श्याम क्या क्या है, 20 दिन में करेगा, और ये क्या करेगा 25 दिन में। ठीक है, अब चलिए आगे क्या करता है। दोनों ने एक साथ कार्य किया, शुरू किया था 5 दिनों। सबसे पहले इसका जो है हम लोग एलसीएम ले लेते हैं, क्या काम करवाना है। तो 25 20 का एलसीएम जब निकालिएगा तो कितना निकलेगा, 100 निकलेगा। ठीक है, अब जो है इसका इफिशियंसी हमारा 5 हो गया, इसका इफिशियंसी हमारे पास 4 हो गया। यानी कि ये जो है राहुल क्या करेगा, सेम समय में 5 काम करेगा, और श्याम जो है उसी समय में 4 काम कर सकता है। इफिशियंसी निकल गया अब हमारा। अब दोनों मिल करके क्या है 5 दिनों तक कार्य किया, तो कार्य हमारा करवाना कितना है, 100 है, 5 दिनों तक किया। तो दोनों मिल करके तो राहुल और श्याम का इफिशियंसी क्या हो जाएगा, 5 + 4 यानी 9, और 9 काम ये करेगा कितना दिनों तक, 5 दिनों तक, अर्थात 9 × 5 = 45 काम उसने कर दिया। ठीक है, 9 × 5 = 45 काम कर दिया, तो हमारे पास काम शेष बच गया, क्या जो है हमारे पास 55 काम और कराना बच गया। ये 55 काम हमको और करवाना है। तो किससे करवाना है, चूंकि श्याम जो है बीमार हो गया तो करवाना हमको राहुल से है, इस राहुल से करवाना है 55 काम। तो एक काम जो है सॉरी ये 5 काम एक दिन में कितना करता है, 5 काम, तो इसलिए ये जो है काम को निपटारा कर देगा कितना दिन में, 55/5 अर्थात 11 दिन में ये काम, शेष काम जो बचा हुआ है वो 11 दिन में कर देगा। चूंकि ये चीज़ें आपको समझा चुके हैं, 1-2 वीडियो में देखिएगा। इफिशियंसी बराबर डेज इंटू इफिशियंसी इंटू डेज बराबर वर्क। ठीक है, तो डेज बराबर वर्क बटे इफिशियंसी करेंगे हम लोग, 11 दिन हमारा निकल के आ जाएगा। तो इनमें से कोई नहीं, ई फॉर एक्सेलेंट। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। एक व्यक्ति 11 चाकू 100 रुपये में खरीदता है, 10 चाकू 110 रुपये में बेच देता है, लाभ है। इस क्वेश्चन को आप हमेशा जो है रुपये को इधर लिखिए और वस्तु को इधर लिखिए। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन जब रहे इतना रुपये में इतना चाकू खरीदता है और इतना रुपये में इतना बेच देता है, तो रुपये को हमेशा इस साइड लिखिए। ठीक है, तो होगा क्या, 11 चाकू 100 रुपये में खरीदा है ना, और जो है 10 चाकू 110 रुपये में बेच दिया, 110 रुपये में बेच दिया। अब इसको क्रॉस कर दीजिए, तो यहाँ पे जो आपके पहले निकल के आएगा वो सीपी निकल के आएगा, दूसरा बार में जो निकल के आएगा एसपी निकल के आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 1 पर 3 0। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, अगर करें 21 से 121 पे 1 0। अब देखिए 1000 रुपये में वो खरीदता है, 1210 रुपये में बेचता है, तो इसका मतलब है कि उसका जो है प्रॉफिट हो रहा है, लाभ हो रहा है, जो कि क्वेश्चन से भी पूछ रहा है। तो लाभ कितना हो रहा है, 210 का कितने पे, तो 1000 पे, और प्रतिशत लाभ चाहिए तो गुने 100, अर्थात 2 0 यहाँ से 1 0 यहाँ से, अर्थात उसका लाभ प्रतिशत 21%। ये आपका उत्तर निकल के आ गया 21%, अर्थात ऑप्शन नंबर ए। कितने समय में 1250 रुपये मूलधन का 6% वार्षिक ब्याज की दर से मिश्र धन 1400 रुपये हो जाएगा। कितने समय में 1250 रुपये मूलधन का 6% वार्षिक ब्याज की दर से 1400 रुपया हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या है, 1400 रुपया ये आपका मिश्र धन है और ये हमारा मूलधन है, और पूछ रहा है क्या टाइम, तो 1400 में से 1250 घटा दीजिएगा तो हमारे पास क्या बचेगा,
जो है 12.5 एक 13 और एक 14, यानी कि 150 रुपया हमारा क्या निकल गया, एसआई निकल गया। ठीक है, 150 रुपये और रेट हमारा क्या हो गया 6%। तो टाइम पूछ रहा है, तो टाइम बराबर व्हाट। आप जो है पीआरटी का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट भी बना सकते हैं। देखिए होगा क्या, 6% हो रहा है तो जो है एक समय पूछ रहा है कि कितने समय में होगा, तो यहाँ पे पीआरटी का फॉर्मूला लगा दिए डायरेक्ट, जो है यहाँ पे सीधा सीधा डाटा है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा मूलधन क्या है 1250 गुने आपका जो है ब्याज गुने 100 हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे फॉर्मूला जो लगेगा क्या लगेगा, ब्याज गुने 100 बटे दर गुने मूलधन। तो मूलधन कितना है 1250 गुने दर बराबर 6। तो ये काट दीजिए, आपको काट दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 1 0 से 1 0 हटा दीजिए, 5 से 5 दिया 15, अब 5 दूना 10, 25 25, 25 7 से 25 चौके 100, अर्थात 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, अर्थात 2 वर्ष आपका निकल के आया, जो कि नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। ई फॉर एक्सेलेंट। क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान होता है, तो ये तो आप लोग सब जानते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये आप लोग साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान होता है, ये तो आप सभी लोग जानते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 यानी 1। कौन सा पाइथागोरस ट्रिक है, तो पाइथागोरस ट्रिक होने के लिए क्या है, आप लोग पढ़े होंगे 9 या 10 में है, क्या होता है, दो संख्याओं का स्क्वायर बराबर तीसरी संख्याओं के स्क्वायर के बराबर। तो यहाँ पे क्या हो 5 25 25 बराबर 44 है, 125 और 144 कितना हो जाएगा, 25 4 29 और कितना 69 हो जाएगा, ये 13 69 से 169 हो जाएगा, यानी कि आपका ऑप्शन ए नंबर ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा 25, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा, और बराबर 44 144 बराबर 13 का स्क्वायर कितना होता है 13 13 69 से, तो 5 4 9 और 4 2 6 यानी 169 के बराबर 169 है ना। ये 12 का स्क्वायर हो गया, ये 13 का स्क्वायर हो गया, 2 का स्क्वायर का योग बराबर तीसरी संख्याओं के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। तो ये हो गया, तो फर्स्ट ऑप्शन ए फॉर अचीव योर गोल। चलिए अगला क्वेश्चन, चारे की गिरनी की एक निश्चित संख्या 35 पशुओं को 12 देने के लिए पर्याप्त है। यदि हर पशु को प्रतिदिन 8 गिरनी चारा दिया जाता है, वही मात्रा की गिरनी 42 पशु को रोजाना प्रति पशु को 5 गिरनी देने से कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगा। कुछ नहीं, ये सीधी सीधी बात है, 35 पशुओं को 12 दिन के लिए पर्याप्त है। यदि हर पशु को प्रतिदिन 8 गिरनी चारा दिया जाता है, तो 35 पशु है और 12 दिन के लिए है, और हर पशु को जो है क्या है 8 गिरनी दिया जाएगा, तो बराबर क्या हो जाएगा, अब देना क्या है वही मात्रा 42 पशुओं को रोजाना वही मात्रा है, तो 8 ही देना है, 42 पशुओं को 5 गिरनी देना है, और तो कितने दिनों तक चलेगी, डेज बराबर वाट। अब काट दीजिए इसको, तो 5 7 35 और क्या हो जाएगा 6 से काट दिए, 6 दूना 12, 6 7 42, 7 से 7 खत्म हो जाएगा, अर्थात हमारे पास निकल के क्या आएगा, डे बराबर 16 दिन। ये आपका उत्तर हो गया 16 दिन, बी फॉर बेस्ट ऑफ लक। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। 5 घंटे एक साथ बजना शुरू करते हैं, 5 घंटे एक साथ बजना शुरू करते हैं, क्रमशः 6 7 8 9 और 12 सेकंड के अंतराल पर बजते हैं, कितने सेकंड बाद फिर वे एक साथ बजेंगे। तो कुछ नहीं है, इसका भी एलसीएम निकाल दीजिए। तो बड़ी संख्या क्या है 12, तो 12 में 9 ढूंढिए, तो ये क्या हो जाएगा 3 दूनी 6 दूनी 12, 9 बनाने के लिए 3 से फिर 1 गुना करना पड़ेगा, ये हो गया 9 मिल गया हमको। 8 बनाने के लिए 2 दूनी 4, फिर 2 से गुना करना पड़ेगा 8, 7 बनाने के लिए 7 से गुना करना पड़ेगा, 6 बनाने के लिए 6 ऑलरेडी इसमें है ही। तो अब इसको गुना कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 24 तिया 72, 72 गुने 7 अर्थात 7 दूनी 14 के 4, 7 7 49 1 50, 504 सेकेंड के बाद वो फिर बजेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कितने सेकंड के बाद वो फिर बजेगा, अर्थात 504 सेकंड के बाद फिर वो बजेगा। बी नंबर ऑप्शन, बी फॉर बेस्ट ऑफ लक। अगला चलिए, रमन के वेतन में इस वर्ष 5% की वृद्धि हुई थी, उसका वर्तमान वेतन रुपया 1806 है, तो पिछले वर्ष उसका वेतन कितना था। 5% की वृद्धि हुई और जो है उसका वर्तमान वेतन 1806 रुपया है, तो पिछले वर्ष उसका वेतन कितना था। तो वृद्धि होने के बाद यानी 105% का मान जो दिया हुआ है हमारे पास 1806 दिया हुआ है, तो 100% का मान हमारे पास क्या हो जाएगा, तो 1806 बटे 105 गुने 100। तो ये काट दीजिए, 5 से कटेगा 5 21 और 5 20, ये कटेगा 21 से, कट तो जाना चाहिए, कितना मरते तो 20 28 28 21 8 8 के 8 8 दूना 16 और 9 के 9 9 21 8 है ना, कितना हो जाएगा 21 8 यानी कि 168 68 2 70 10 80 यानी कि 10 2 12 126 हो गया, यानी कि 6 मरते 21 छक 126 से ये गुना कर दिए, 2 छक 12 के 2, बाकी अंत में
एक 2×16 एक 17 यानी 1720 रुपया उसका वेतन था पिछले वर्ष, अर्थात ऑप्शन ए फॉर अचीव योर गोल।